हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट। जैसे हम ये पहले भी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हम ये लेक्चर सीरीज़ में, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं फ्रॉम क्लास 9 टू 12, उसके अंदर हम हर एक चैप्टर को डीप में समझेंगे। दैट मीन्स हम एनसीईआरटी को क्लास बाय क्लास समझेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, उसके अंदर टॉपिक बाय टॉपिक, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, ताकि हम कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो जहाँ पे एनसीईआरटी का रेफरेंस रहता है तो हम एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हो ताकि हम ये एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर पाए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि एनसीईआरटी में कंटेंट अपडेटेड नहीं है और हम ये सारी चीज़ें अपडेटेड लेके आए हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट। अब आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि एक रूरल एरिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए और वो डेवलपमेंट होने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट रहता है ओवरऑल इकोनॉमी पे। राइट, सो दैट मीन्स आप एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल रियलाइज दैट कि एक इकोनॉमी में सिर्फ रूरल डेवलपमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर विलेज के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिमेंबर, मोर देन 60% ऑफ दिस पॉपुलेशन, दैट मीन्स प्रिसाइसली अगर देखा जाए तो 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रूरल एरिया में ही रहती है। तो जब तक 65% पॉपुलेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक बाकी की 35% पॉपुलेशन कितना भी डेवलपमेंट कर ले, ये कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। ओके, एनीवेज हम इसको एक बेटर केस स्टडी से समझते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ विलेज, एक विलेज है गुजरात का, द विलेज ऑफ कच्छ। ओके, अब जब विलेज की बात करते हैं हम तो विलेज से हमें एक चीज़ क्लैरिटी मिलती है कि ये पर्टिकुलर विलेज कम्युनिटी किस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगी, दैट इज़ फॉर दी एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट मीन्स फार्मिंग पे डिपेंड रहेगी। ओके, तो सिमिलरली कच्छ भी फार्मिंग पे डिपेंडेंट था, लेकिन कच्छ में एक इशू ये परसिस्ट कर रहा था कि दो वो गुजरात में था, एक डेवलप स्टेट का पार्ट है एंड वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, बट यहाँ पे दो यूनिक चैलेंजेस थे उसके पास। सबसे पहला था कि वहाँ पे एरिड टाइप का क्लाइमेट रहता है, एरिड इन द सेंस कहा जाए तो ड्राई टाइप का क्लाइमेट रहता है हमेशा। और सेकंड चीज़ कहा कि यहाँ पे जो इंस्टेंसेस ऑफ ड्रॉट्स है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। तो दैट मीन्स एक वो गांव या एक वो पर्टिकुलर विलेज जो फार्मिंग पे डिपेंडेंट तो है, लेकिन वहाँ पे एरिड इतना ज़्यादा है और वहाँ पे ड्रॉट्स इतने ज़्यादा आते हैं कि वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं बनती है। तो जब एक पर्टिकुलर विलेज जो पूरा इस पे डिपेंडेंट है, जहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं बनती क्योंकि वहाँ पे एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है या फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स रहते हैं, तो वहाँ पे क्या टाइप के इंस्टेंसेस होंगे? वो पर्टिकुलर सोसाइटी में इशू क्या रहेगा कि वहाँ पे पोवर्टी काफ़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। राइट, काम है तो पैसा नहीं है। पोवर्टी के बाद आ जाएगा कि अब जब पोवर्टी है तो वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो कैसे फुलफिल कर पाएगी, वो एक इशू रह जाता है। एंड थर्ड जो रहता है कि जो आने वाला यूथ होता है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे पास। तो ये एक बेसिक इशू रहता है फॉर द विलेज लाइक कच्छ, जहाँ पे फार्मिंग पे डिपेंडेंट है बट वहाँ पे एरिडिटी इतनी ज़्यादा है और ड्रॉट के फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे पोवर्टी बढ़ती रहती है, बेसिक नेसेसिटीज़ वो फुलफिल नहीं कर पाते और आने वाली जनरेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट का भी इशू मेंटेन रहता है। राइट, तो ये सिचुएशन दो हमेशा के लिए नहीं थी, ये सिचुएशन चेंज हुई थी इन 2000 में, जब एक ट्रस्ट है नेम्ड एज संभवन ट्रस्ट, उन्होंने कच्छ के लिए एक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आए। एक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आए। अब ये प्रोजेक्ट पे उन्होंने कहा कि हम वेरियस चीज़ों पे फोकस करेंगे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी फॉर रूरल एरिया के लिए, दैट विल बी दी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि हम सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे। सी, ये चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, हमारी पहले की वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि इंडिया को डेवलप करने के लिए आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 65% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है और 42% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो जब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिस ऑक्यूपेशन पे डिपेंडेंट है, वहां पे जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक ये कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये सेम चीज बताई गई बाय दिस संभावना ट्रस्ट प्रोग्राम के द्वारा, जहाँ पे उन्होंने रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आए, जिसके अंदर पहली चीज़ बताई कि हम एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी लेके आएंगे। फिर बोला कि हम हर एक कम्युनिटी का
पार्टिसिपेशन करवाएंगे। तो जब कम्युनिटी पार्टिसिपेट होगी तब वहाँ पे एम्पावरमेंट होगा। तो दैट मीन्स कि ये जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से जो एम्पावरमेंट है वो सिर्फ जेंडर बेसिस पे नहीं रहेगा, दैट मीन्स कि वो सिर्फ मेल बेसिस पे नहीं रहेगा, इनफैक्ट वो फीमेल के बेसिस पे भी रहेगा। तो उनसे और डिटेल पूछी गई कि दैट ओके व्हाट एग्जैक्टली आप कौन कौन चीज़ों पे फोकस करने वाले हो। तो उन्होंने कहा कि अगर सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज पे हम फोकस करेंगे, दैट इज वाटर कंजर्वेशन। तो जब आपने वाटर कंजर्वेशन पे फोकस किया दैट मीन स्पेसिफिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे आए हैं आप। तो जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो दैट मीन्स क्या कर रहे हैं कि हम पानी की बचत कर रहे हैं, बारिश का पानी को हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो संभावना ट्रस्ट ने ये रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वाटर कंजर्वेशन लाया विद द हेल्प ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग से लेके आया है, तो वहां पे उन्हें स्पेसिफिकली वाटर हार्वेस्टिंग से 50% क्रॉप यील्ड इंक्रीज कर दिया उन्होंने, कि जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वो 50% से इंक्रीज कर दिया। अब जब क्रॉप यील्ड इंक्रीज हो गया तो वहां पे क्या रहेगा, मेजरली दोनों चीज इंक्रीज हो जाएगी कि एक फूड को लेवल की सिक्योरिटी आ जाएगी कि वो विलेज खुद से वो कर रहा है, और जो फार्मर्स है उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट सिनेरियो कि उन्होंने वाटर कंजर्वेशन किया। नाउ सी आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एग्जांपल और द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है और वो किस तरीके से हो सकता है। तो ये केस स्टडी है, द विलेज ऑफ कच्छ ने किस तरीके से रूरल एरिया को खुद को डेवलप करवाया था। तो द फोरमोस्ट थिंग उन्होंने फोकस किया दैट इज द वाटर कंजर्वेशन पे फोकस किया। अब जो सेकंड चीज पे उन्होंने फोकस किया दैट इज द नॉन फार्म एक्टिविटीज, कि उन्होंने नॉन फार्म एक्टिविटीज पे भी फोकस किया। नॉन फार्म एक्टिविटीज यानी कि हम दो चीज पे ज्यादा एम्फोसाइज कर सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिसंस, इस पे ज्यादा फोकस किया। अब हैंडीक्राफ्ट और आर्टिसंस ऐसा है कि ये रूरल इकोनॉमी का मार्केट है, रूरल इकोनॉमी काफी ज्यादा इस पे डिपेंडेंट रहती है। तो उन्होंने क्या किया कि हैंडीक्राफ्ट और आर्टिसंस को और ज्यादा डेवलप किया, उनको एक मॉडर्न टूल्स दिए गए एंड उनके लिए एक मार्केट बनाया कि ये जो रूरल हैंडीक्राफ्ट और आर्टिसंस है वो अर्बन एरियाज में सेल किया। और आज के टाइम में गुजरात में जो कच्छ एम्ब्रॉयडरी के नाम से बिकता है, फेमस है, दैट इज कच्छ एम्ब्रॉयडरी, वो काफी अच्छा मार्केट कवर किया है इन ऑल दी अर्बन एरियाज। तो दैट मीन्स कि इससे क्या हो गया कि पहला तो एग्रीकल्चर में मेरी इनकम बढ़ गई है वो पर्टिकुलर गांव की, और दूसरा नॉन फार्म एक्टिविटीज से भी मेरी इनकम बढ़ रही है। सो दैट मीन्स अब इनके पास पैसा आ गया। पैसा आ गया यानी क्या होगा कि क्वांटिटी ऑफ इनकम इंक्रीज होगी। तो जब मेरे पास क्वांटिटी ऑफ इनकम इंक्रीज होगी तो हमने समझा था, तो जब क्वांटिटी बढ़ेगा तो क्या रहेगा, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ में मैं सबसे ज्यादा किस पे सबसे ज्यादा इंफोसाइज करूंगा या सबसे पहले इंफोसाइज करूंगा, दैट मीन्स विल बी माई एजुकेशन, और सेकेंड इंफोसाइज रहेगा मेरा ऑन माई हेल्थ। तो जब एजुकेशन की बात करते हैं तो यहां पे क्या रहेगा कि स्कूल एनरोलमेंट इंक्रीज हो गया, कि लोगों ने बच्चों ने स्कूल में जाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और हेल्थ की बात करते तो हम कह सकते हैं कि बेटर हाइजीन प्रोडक्ट्स आने लग गए, हाइजीन प्रोडक्ट्स ज़्यादा आने लग गए। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती है कि जब रूरल डेवलपमेंट हुआ तो उसके अंदर सबसे पहले एग्रीकल्चर बढ़ा, एग्रीकल्चर में से पैसा बढ़ा तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ आई, और जब मेरे पास पैसा बढ़ गया फ्रॉम बोथ फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़, तो फिर मैं मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इंफोसाइज कर रहा हूं, दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने एक और जो कंपोनेंट पे उन्होंने हाईलाइट किया इन दिस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वेरियस लोगों का हो सकता है, कि ये फार्मिंग कम्युनिटी का भी हो सकता है, ये वुमेन कम्युनिटीज का भी हो सकता है, ये नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए भी हो सकता है। सो दैट मीन सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंस्टेंसेस बढ़ा, जिससे उन्होंने सब एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। अब जब फाइनेंशियल सपोर्ट दिया तो इनका पैसा बढ़ा। तो अगर इसका रिजल्ट देखते हैं हम, ये केस स्टडी का रिजल्ट देखते हैं, तो द रिजल्ट इज कि जो इकोनॉमिक इनकम थी वो 30 to 50% से इंक्रीज हो गई थी ये पर्टिकुलर सेक्टर में। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एम्पावरमेंट बढ़ा, सोशल स्टेटस बढ़ा, और ये विलेज एक ग्रोथ मॉडल बना फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के लिए, क्योंकि ये पॉलिसी मेकर्स का इस पे ध्यान आया एंड उसके अकॉर्डिंगली ये ग्रोथ मॉडल बनाया फॉर रेस्ट ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर केस स्टडी है जो हमें दर्शाता है द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, की किस तरीके से एक ट्रस्ट आया, सबसे पहले फोकस किया एग्रीकल्चर पे, फिर नॉन फार्म एक्टिविटीज पे, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, एंड देन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे।
तो ये एक रहता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम फर्स्ट चीज जो समझेंगे दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डिफाइन रूरल डेवलपमेंट ये है कि वो सारे इनिशिएटिव जिसका एम क्या है, जो इम्प्रूव करता है इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ रूरल एरिया। दैट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन कि आप कब रूरल एरिया का इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस को इंप्रूव करोगे, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रूरल डेवलपमेंट। नाउ देयर आर वेरियस मीन्स कि आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर रूरल एरिया का इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस इंप्रूव करते हो। इसका इंपॉर्टेंस देखा जाए तो इंडिया में ऑलमोस्ट 66% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती है। हेंस रूरल डेवलपमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें अगर नेशनल लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है या पॉवर्टी हटानी है तो हमें यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे ग्रोथ लानी पड़ेगी। पॉवर्टी क्यों? क्योंकि अगर हम नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट रूरल एरिया में 19% जो लोग हैं वो पुअर है, मल्टी डायमेंशनली पुअर है, और अर्बन एरिया में 9% लोग जो है वो पुअर है। सो दैट मीन्स 19% काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि हम इंप्रूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, जिसमें बताया कि 2015-16 में हम 32% थे, फिर हम 21-22 में 19% आ गए रूरल एरिया में। तो दैट मीन्स ये इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट आई स्टिल फील कि जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, इट शुड बी समथिंग मटीरियलाइज्ड, राइट। तो ये मटीरियलाइज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवेज, अगर हम रिसेंट ट्रेंड की बात करते हैं तो जो हमारा फोकस है वो रूरल एरिया में वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया आफ्टर द पैंडमिक, क्योंकि गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया आत्मनिर्भर पे। दैट मीन्स कि हमें सेल्फ रिलायंस बनना है, तो जो लोकल प्रोडक्शन है, लोकल कम्युनिटी का प्रोडक्शन है, उस पर और ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो जब हम जैसे वो संभावना ट्रस्ट ने क्या किया था कि वो लोकल एरिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप ला दिया, एग्रीकल्चर में वाटर इरिगेशन मतलब वाटर हार्वेस्टिंग लेके आ गए। तो दैट मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। तो जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है, नॉन फार्म एक्टिविटीज बढ़ गई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में फाइनेंशियल सपोर्ट देना बढ़ गया है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो ही जाएगा। ओके, यस, जो की कंपोनेंट्स है इसके, वो की कंपोनेंट्स में हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वाइटल है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस करेंगे, प्लस हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को लेके आएंगे। देन हम जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आ जा रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने वीट ग्रो किया है, तो वीट को मेरे को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्ट के लिए मेरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। दैट मीन्स कि मैं एज अ फार्मर हूँ, तो फार्मर से मैं पहले मंडी में लेके जाऊँगा, फिर वो मंडी से फिर बाद में जाएगा कंज्यूमर के पास। सो दैट मीन्स कि ये पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट है। तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारा प्रॉपर रोड्स होनी चाहिए, इरिगेशन सिस्टम की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और डिजिटल कनेक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ को डिजिटाइज कर रहे हैं। तो फार्मर्स को भी ये अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए कि आप डिजिटाइज होके खुद का सपोर्ट या ग्रोथ ला सकते हैं। इसका एग्जाम्पल यही है कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आया था। इसका मेजर एम क्या था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को इन्हेंस करना रूरल एरिया में, ताकि वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन बढ़े एंड ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो, राइट। सो दैट वाज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। वेरेज अगर हम एग्रीकल्चर का रोल समझते हैं तो जैसे हमने देख ही लिया है कि एग्रीकल्चर इज रिमेनिंग द बैकबोन, या फिर हम कह सकते हैं ये एक प्राइमरी सोर्स है और द लाइवलीहुड है ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। कि अगर आप रूरल एरिया में, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि लोग आपको यही सस्पेक्ट करेंगे या फिर इमेजिन करेंगे और या वो एज्यूम करेंगे दैट यू मस्ट बिलोंग टू द फार्मिंग कम्युनिटी, कि आप एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करते होंगे, आपकी कम्युनिटी, तो इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, राइट। वेरेज अभी हम देखते हैं कि जो रिसेंट ट्रेंड्स हो रहा है एग्रीकल्चर में वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कि लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा आ रहे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा आ रहे हैं। बट क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी फीजिबल है या नहीं फार्मर्स के लिए, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि हमने जब HYV सीड्स लेके आए थे, ठीक है, जब हम 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, HYV सीड्स लाए, क्यों लाए थे? क्योंकि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करना था। दैट मीन्स हमें प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी थी। तो उसके लिए हमने HYV सीड्स लाए, जिसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन लगाया कि हाँ यहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी चाहिएगी, ठीक है, हमें पेस्टिसाइड्स भी चाहिएगा, हमें फर्टिलाइजर्स भी चाहिएगा, तब जाके हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और फार्मर्स ने फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी इनकम अर्न करना स्टार्ट कर दिया था। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको बोला गया है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं करोगे। तो जब आप ये यूज नहीं करोगे तो फॉर अ शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपका प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा।
वेरएज HYV सीड्स आपका शॉर्ट टर्म बेसिस पे प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा था। अब चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा, दैट इज नॉट अ कंसर्न, बट द पॉइंट इज कि जो फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है क्या वो कम प्रोडक्टिविटी में सस्टेन कर पाएगा? दैट वाज द मेन कंसर्न, आई मीन दैट इज द मेन कंसर्न। सो दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलप वर्ल्ड लेके तो आ रहे हैं, राइट? नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसके अंदर हम बोले कि हम कुछ भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे, बट क्या हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है या क्या वैसा ऑल्टरनेटिव है अभी कि हम केमिकल्स को छोड़ के उसके और ऑल्टरनेटिव्स जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, नेचुरल पेस्टिसाइड्स है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स है, क्या इनकी अवेलेबिलिटी है? अगर है भी तो क्या ये प्रोडक्टिव है ताकि फार्मर अपनी फैमिली उस पर सस्टेन कर पाए? दैट इज द क्वेश्चन, राइट? तो ये चीज अभी इंडिया में थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, इवन दो सिक्किम जैसा एक स्टेट बना है, ऑल दो सिक्किम इज अ कंपैरेटिवली रिच स्टेट एज कंपेयर टू दी अदर जो उसके सराउंडिंग में जो स्टेट्स है, तो वो एक फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनाइज स्टेट बना है जो फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करता है और वो टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करता है। सो दैट मीन्स कि ये एक ऑर्गेनिक स्टेट बनाया गया है जो टूरिज्म भी अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इसका हम पोटेंशियल देखते हैं तो इंडिया ने ये प्रोजेक्ट किया है कि वो ₹75,000 करोड़ रीच करेगा बाय 2025 विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिक मार्केट इन इंडिया। सो दैट मीन्स देयर आर फ्यू फार्मर्स जो ये ग्रो कर रहे हैं, राइट? सो वो कंपैरेटिवली रिच फार्मर्स ही होंगे। जो स्मॉल फार्मर्स है वो इस पे इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे एट प्रेजेंट। ओके, फिर जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट रहती है दैट इज दी क्रेडिट टू क्रेडिट इन रूरल एरिया। नाउ क्रेडिट इन रूरल एरिया इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंस समझना ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का अगर हम इंपॉर्टेंस समझते हैं फ्रॉम द क्रेडिट और द माइक्रो फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या होता है कि ये एक्चुअली एक ग्रुप होता है ऑफ 10 to 20 मेंबर्स का, 10 से 20 लोगों का ये एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है। ये ग्रुप का काम क्या होता है कि इसके अंदर जो भी 10 से 20 होते हैं ना, ये सब स्मॉल अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब आपने स्मॉल अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है कि समझ लीजिए कि 10 लोग हैं, तो 10 लोगों ने अराउंड 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो स्मॉल अमाउंट बन के कितना हो गया? वो 1,000 रुपये हो गया, ठीक है? वो 1,000 रुपीज हो गया। अब ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर जो फार्मर्स है, जो 10 से 20 लोग हैं, इनमें से किसी एक को लोन चाहिए होता है, किसी एक को पैसा चाहिए होता है। तो ये 1,000 रुपए में से मान लीजिए कि उसको पैसा चाहिए 200 रुपए का कुछ परचेज करना है, तो 200 रुपए में वो कोई भी चीज परचेज करेगा। मे बी वो एक पर्टिकुलर टूल परचेज कर रहा है या खाद परचेज कर रहा है या बीज परचेज कर रहा है या एक्सेट्रा जो भी परचेज कर रहा है, ठीक है? तो ये 200 रुपए क्या हो गया? दिस इज माइक्रो फाइनेंस। ये एक माइक्रो फाइनेंस हो गया जो एक किसान को मिला। क्यों? क्योंकि वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बना। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेगा? इसको पैसा देगा और ये पैसों से वो वेरियस चीजें खरीदेगा जिससे उसका बिजनेस में हेल्प मिलेगा। और जब इसको बिजनेस में हेल्प मिलेगा तो इसको प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट होगा तो इसको फिर खुशी मिलेगी या जो भी उसको करना है कि उसका एक सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ वो ले पाएगा। एंड देन वो फर्दर यहाँ पे लोगों को ऐड करेगा, 20 से 30 होते जाएंगे, ठीक है? एंड इसके अंदर कॉर्पस और बढ़ता जाएगा, 1,000 से समझ लीजिए 5,000 हो गया। तो इस तरीके से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता रहता है। हालांकि इतना छोटा अमाउंट नहीं होता लोन का थोड़ा सा बड़ा अमाउंट होता है। सो एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और जो दूसरी चीज जो सरकार कर रही है वो ये कर रही है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको लिंकेज ला रही है विद दी बैंक्स के साथ, कि वो बैंक्स के साथ लिंकेज ला रही है ताकि ये बड़े बड़े लोगों को भी लोन दे सके, राइट? इसका फायदा ये होता है कि ये जो लोन देता है वो एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। तो जब आप लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हो तो ऑब्वियसली आपके लोन की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, स्मॉल सेक्टर से लार्ज सेक्टर में भी जाएगा। सो इसलिए बैंकों के साथ लिंकेज इसका इंक्रीज हो चुका है। बट इसके अंदर जो इशू ये आ जाता है दैट जो मेजर इशू होता है कि लोन की रिकवरी का एक इशू रहता है। दैट कई बार जो किसान होता है ना, इवन दो स्मॉल अमाउंट होता है, तो वो लोन की रिकवरी नहीं कर पाता। और दूसरी चीज होती है कि जब आपके पास प्रोडक्ट है, इवन दो आपने अपना लोन का प्रोडक्ट बनाया हुआ है, फाइनेंस का प्रोडक्ट बनाया हुआ है या एंड प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तो ये विलेज लेवल पे है। तो आपको अर्बन एरिया में जब compete करना है तो आपको एक हाईली प्रोडक्टिव प्रोडक्ट चाहिएगा, तो वो एक इशू क्रिएट करता है। तो हाईली प्रोडक्टिव प्रोडक्ट इतना ज़्यादा होता नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन फाइनेंस एंड इन अदर सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। सो हेंस दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंपॉर्टेंस है
दैट ये एक माइक्रो फाइनेंस जो रहता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आ जाता है दैट सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, दैट इज सेवा। अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट भी क्रेडिट के लिए लोन देती है, दैट इज द किसान क्रेडिट कार्ड, जो एक लो इंटरेस्ट लोन देता है टू द फार्मर्स। बट इसका चैलेंजेस ये है कि अभी भी रूरल एरिया में कई सारे फार्मर्स इनफॉर्मल मनी लेंडर्स पे डिपेंडेंट है ड्यू टू हाई, और वहाँ पे हाई इंटरेस्ट रहता है। अब ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि जब आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेना होता है तो वो उसकी कई सारी डिमांड होती है। वो कहता है कि हमें आपका बैंक का स्टेटमेंट बताइए, ठीक है, आपका सिविल स्कोर क्या है वो बताइए, आपकी रेगुलर इनकम क्या है वो बताइए, आप रीपे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपका मोर्गेज क्या है वो बताइए। सो दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। और किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो इसके चलते एक मिडल मैन को हायर कर लेता है, और मिडल मैन ये सारा प्रोसेस करके देता है उसको, तो वो उसको और ज़्यादा महंगा पड़ता है। सो इट्स बेटर, वो किसान क्या कहता है कि इससे बेटर है कि मैं एक इनफॉर्मल से मनी लेंडर से ले लूँ, जिसको मैंने एक गहना दिया, उसने मेरे को पैसा दिया, वो पैसा मैंने यूज़ किया, जैसे आया मैंने उसको वापस दे दिया। तो इस तरीके से किसान चाहता है कि वी शुड सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये इंडिया में अभी भी लैग कर रही है, एंड हेंस हमारा इनफॉर्मल मनी लेंडर पे डिपेंडेंस और ज़्यादा बढ़ गया है। फिर जो दूसरी चीज़ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तीन चीज़ों का एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। जैसे सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर रूरल डेवलपमेंट करना है, तो इसका एक एग्जाम्पल आया था कि कॉपरेटिव्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, सक्सेसफुल एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, दैट इज द अमूल। ना अमूल वॉज अ कोऑपरेटिव, इट इज स्टिल अ कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव क्या करता है, वो दो चीज़ों को इकट्ठा करके रखता है। पहली चीज़ क्या रहेगी कि जो एग्रीकल्चरल मार्केट है उसका एक्सेस देता रहेगा वो आपको, और दूसरी चीज़ रहेगी कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके देगा। तो ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो होता है कोऑपरेटिव्स का, कि जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स अगर हम समझते हैं तो उसके अंदर वो दो चीज़ों पे फोकस करता है। पहला, एग्रीकल्चरल मार्केट का मार्केट एक्सेस ला के देता है आपको, और दूसरा आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करता है। जैसे अगर हम अमूल की बात करें तो उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग होता है ना, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केटिंग लोगो बन गया है जो पूरे इंडिया में चल रहा है, और अमूल एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन गया। अगर हम इसका 2021-22 का टर्नओवर देखें तो अराउंड 52,000 करोड़ का, दैट मीन्स $7 बिलियन का उसका सिर्फ टर्नओवर है, राइट। तो दैट मीन्स कि ये एक बहुत ही बड़ा फिगर है, एंड इट्स अ वेरी ग्रोइंग फिनोमेना जो इंडिया में चल रहा है। तो कोऑपरेटिव किस तरीके से फंक्शन करता है? इट्स द सेम फंक्शन जिस तरीके से वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट रहता है, कि यहाँ पे 10 से 15 लोग मिलते हैं, वो मिलके कोऑपरेटिव बनाते हैं। अगर इसका अमूल का एग्जांपल लेते हैं तो जो डेयरी फार्मर्स है वो उन्होंने मिलके कोऑपरेटिव बनाया, जिसके अंदर बोला कि सारे फार्मर्स मिलके एक साथ यहाँ पे पैसा डालेंगे स्मॉल स्मॉल अमाउंट से, एंड वो पैसा फिर हम पूल करेंगे, राइट। जब पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज हो गया तो उसको फिर हम लोन देंगे अमंग आवर सेल्व्स, कि ये जो 10 से 15 लोग हैं उनको लोन देंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम एक अपना मार्केट डेवलप करेंगे। वरना कॉपरेटिव्स के आने से पहले क्या इश्यू होता था कि जो एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस है वो मिडल मैन के थ्रू हुआ करता था। तो इन्होंने कहा कि मिडल मैन को देना हमें काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, राइट। क्योंकि अभी जैसे हमने अभी रिसेंट डेटा समझा कि जब एक किसान कोई चीज़ उगाता है, मिडल मैन का जैसे रोल समझिए कि किसान ने समझ लीजिए कि फ्रूट्स उगाए, राइट, बनाना उगाया, मैंगो उगाया, तो उसके अंदर क्या लगता है कि हमें जितना हम बनाना खरीदते हैं और जितना मैंगो खरीदते हैं, तो क्या सारा पैसा वो किसान के हक में जाता है? नहीं जाता। कि जितनी टोटल वैल्यू होती है ना बनाना की, उसका सिर्फ 30 to 35% की जो प्राइस होती है ना वो किसान के पास जाती है। मैंगोज का देखा जाए तो 43% तक का प्राइस जो होता है वो किसान के पास जाता है। वेरेस अगर डेयरी फार्मिंग का देखते, दैट इज मिल्क प्रोडक्शन का देखते, उसके अंदर 75% ऑफ द वैल्यू होती है वो किसान के पास जाती है, डेयरी फार्मर्स के पास जाती है। सो कहने का मतलब क्या है कि किसान में जो ये जो सप्लाई चेन है, ये जो सप्लाई चेन है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा इशू है। तो उसको फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये क्या डिस्पैरिटी ला रहा है ना, कि मैं मैंगो उगा रहा हूं बट मेरे को उसका सिर्फ 43% का शेयर मिल रहा है, बट अगर मैं मिल्क प्रोडक्शन कर रहा हूं तो उसका 75% तक का शेयर मिल रहा है। सो दिस इज एक्सप्लेनिंग द डिस्पैरिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि इम्बैलेंस है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिडल मैन, राइट। तो कॉपरेटिव्स ने ये कहा कि हम मिडल मैन को हटा देते, हम खुद ही जाएंगे लोकल मार्केट में जाएंगे, एंड वहां पे एक हमारा सेगमेंट बनाएंगे, और वो सेगमेंट से हमें एक्सेस मिलेगा, और जब एक्सेस मिल गया तो फिर धीरे धीरे हम हमारे प्रोडक्ट की और भी ज़्यादा मार्केटिंग
करते जाएंगे. सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव. बट अगर हम इसको सेपरेटली समझते हैं, हालांकि ये फंक्शन में ही काम करता है, सेपरेटली समझते हैं तो एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाएगा, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, स्टोरिंग आ जाएगा एंड सेलिंग आ जाएगा. दैट मीन्स कि ये पूरा लॉजिस्टिक्स आ जाएगा, ये पूरा लॉजिस्टिक का पार्ट आ जाएगा इन एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, राइट. जो अभी करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन करता है टू इंश्योर फेयर प्राइस फॉर द फार्मर्स, राइट. एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स लाइक रायतू बाजार एंड अपनी मंडी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, राइट. प्लीज इसके बारे में मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में. और इसका एग्जांपल देखा जाए तो जो डायरेक्ट मार्केटिंग है वो इंप्रूव करता है फार्मर्स इनकम बाय एलिमिनेटिंग मिडलमैन. तो मिडलमैन को एलिमिनेट करना, दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है. वेरएज अगर हम रोल ऑफ कोऑपरेटिव समझते हैं, जैसे हमने देखा कि कोऑपरेटिव्स क्या होता है, दीज आर ओन्ड एंड रन बाय द मेंबर्स, राइट. वो एक कॉमन इंटरेस्ट रहते हैं पर्टिकुलरली इन द एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में. इसका इंपॉर्टेंस ये रहता है कि ये आपको एक बेटर प्राइस दिला सकते हैं क्योंकि उसके अंदर मिडल मैन को ये एलिमिनेट कर देते हैं, उसका डिपेंडेंस रिड्यूस करते हैं. इसका एग्जाम्पल है कि जो अमूल मॉडल है उसने ट्रांसफॉर्म किया था डेयरी फार्मिंग गुजरात में, जिससे फार्मर्स की इनकम इम्प्रूव हुई और एक रोबस्ट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बना. इसका इम्पैक्ट यही है कि अमूल का रेवेन्यू इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है. हालांकि दिस फिगर इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट जस्ट आप एक एग्जाम्पल के रेफरेंसेस से यूज़ कर सकते हो. दैट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपरेटिव्स. फिर इस एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम समझते हैं तो ओके यस, जो मार्केटिंग है इन रूरल एरिया में वो समझते हैं. तो इसके अंदर यही है कि जो इनिशिएटिव ये टाइप के लिए जाता है कि आप डायरेक्टली सेल करो टू दी कंज्यूमर्स, कि मिडलमैन का कॉन्सेप्ट ही हटा दो. तो इसका एग्जांपल आया था रायतू बाजार्स इन आंध्र प्रदेश. एंड अपार्ट फ्रॉम द मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन, जो एमएसपी है खरीफ क्रॉप में वो इंक्रीज कर दिया था 9% से इन 2022-23, राइट. सो द पॉइंट इज की मार्केटिंग, कोऑपरेटिव्स, मार्केट एंड मार्केटिंग, ये तीनों का एक बहुत ही बड़ा नेक्सस है और ये नेक्सस से ही एक फार्मर्स का ग्रोथ हो पाता है. सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो उस पर फोकस रखना है. राइट, वेयर इज देयर आर सेवरल चैलेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट. जो सबसे फॉरमोस्ट चैलेंज रहता है, जो परसिस्टेंट चैलेंज है, दैट इज द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. जैसे हमने कहा कि सब जगह पे संभावना ट्रस्ट नहीं है, तो कई जगह पे वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक नहीं हो रही, उसके चलते एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही. जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं है तो वहाँ पे पॉवर्टी है, और जहाँ पे पॉवर्टी है वहाँ पे इनइक्वालिटी भी आ गया. तो ये एक मेजर इशू है हमारा रूरल डेवलपमेंट. तो ये दोनों को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब ये दोनों चीज़ हो रही है ना, तो उसके चलते माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि रूरल एरिया में आपको कुछ भी एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा. और ये माइग्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि रूरल एरिया में लेबर्स का शॉर्टेजेस होने लग जाता है. आई मीन इट इज़ इन रियलिटी, क्योंकि जो भी रूरल एरिया में लेबर्स रहते हैं या रूरल एरिया में लोग रहते हैं वो सारे अर्बन एरियाज में चले गए. और उसके चलते क्या हुआ कि वो रूरल एरिया में पर्टिकुलरली में वहाँ पे लेबर्स का शॉर्टेजेस होने लग गया. तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. सो इसका मेजर इशू यही है, दैट इज द पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड माइग्रेशन. तो अगर आप पॉवर्टी को एड्रेस करोगे तो ये भी एड्रेस हो जाएगा और माइग्रेशन भी एड्रेस हो जाएगा. सो दैट इज अ सिंपल सिनेरियो. इवन दो इट लुक सिंपल, बट सरकार कई सालों से कर रही है, अभी तक इतना कुछ खास डेवलपमेंट हो नहीं पाया है हमारे पास. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इनोवेशंस देखते हैं इन रूरल डेवलपमेंट में, तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने की ज़रूरत है. तो जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में, दैट इज़ एग्रीटेक, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है यील्ड एंड एफिशिएंसी को. तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है. एंड कई सारे स्टार्टअप्स है लाइक निंजा कार्ट हो गया, एग्रो स्टार हो गया, ये रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं कि वो एग्रीटेक में आ रहे हैं, ताकि ये सप्लाई चेन को और ज़्यादा इंक्रीज करे, हम फार्मर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए और वो फार्मर्स को हम मार्केट से कनेक्ट कर पाए, ताकि हमारा वेस्टेज कम हो और प्रॉफिट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो. इसकी एक रिपोर्ट आई थी कि 2025 तक जो एग्रीटेक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो $24 बिलियन. सो दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर सेक्टर भी ग्रो हो ही रहा है. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो भी पढ़े लिखे फार्मर्स है या जो एग्रीकल्चर से डिजिटाइज से थोड़े खुद को डिजिटाइज करे हुए हैं, तो वो इसका फ़ायदा अच्छे से उठा सकते हैं. वेरेज अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट समझते हैं तो हमें ये तो पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके आना है. सो दैट मीन्स कि हमें सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस लेके आनी है. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो कि आप सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस लेके आओगे, तब जाके हमारा एक इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल हो पाएगा. एंड जो पॉलिसी रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप इन्वेस्ट करिए
इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन में करना है, हेल्थ सर्विसेज में करना है, ताकि हम रूरल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि जितनी हेल्दी रूरल कम्युनिटी होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव वो रहेगी फॉर द betterment of the society. Okay, so in a concluding statement हम ये कह सकते हैं कि जो रूरल डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर नॉट जस्ट रूरल एरिया बट इनफैक्ट फॉर द इकोनॉमी एज अ होल, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे 66% या 65% ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। तो जब तक रूरल एरिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन रह रही है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा तो ये कंट्री का डेवलपमेंट हम कैसे लेके आएंगे, तो दैट इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें इट इज़ वेरी मच एसेंशियल कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आए, राइट, हम सोशल स्टेबिलिटी लेके आए, और ये कैसे ला सकते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, कम्युनिटीज़ और इन सब का प्रोग्रेस को एक साथ लेके चल सकते हैं। सो व्हाट इज़ द नीड, नीड इज़ द कॉल टू एक्शन, कि आपको इंगेज करना है रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से एंड एक्सप्लोर करना है कि कैसे टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिटी लिविंग को इन्हेंस कर सकता है। ओके, सो दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।